हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर के लिए। जीआईसी लेक्चरर पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर यानी पीजीटी हो गया। ये जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कोई थियरी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं थियरीज, तभी आप एमएससी क्रॉस किए हैं, ठीक है। और एमएससी फिजिक्स है तो आप थियरी अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस हाँ, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए। और यहाँ पे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को रखेंगे और उसी की बेसिस पे हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो आप लोग पहले से जानते हैं लगभग सारी चीज़ें, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से आपको हम क्या करेंगे भाई कि क्वेश्चंस के लेवल को अच्छे रखेंगे और प्रैक्टिस के दौरान हम आपको समझाते जाएंगे और यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी होता जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, फिर अगले दिन ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h to the ground if the coefficient of restitution is e. The time required for the ball to stop bouncing is proportional. तो कोई भी हाइट h से, यहाँ मान लो कोई एक टावर था, यहाँ से कोई एक बॉल थी, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। अब ये बाउंसिंग बैक बाउंसिंग करेगा, तो ये यहाँ से मान लो यहाँ तक आने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, इसको टाइम कितना लगेगा, वो टाइम किसके प्रोपोर्शनल में रहेगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। ये आपको रिड्यूस करने के भी तरीके होते हैं, भैया ये ऑप्शन में आएगा नहीं, टू क्योंकि होता ही नहीं है इसमें कहीं पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के किसी फॉर्मूले में टू नहीं आता है। बचा हमारे पास ये दोनों ऑप्शन, इसमें भी ये होगा क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा होता है। और इस वाले में देखा जाए तो क्या होगा, टाइम 1 से कम आ जाएगा, 1 सेकंड से कम आ जाएगा, जो कि हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे वाले क्वेश्चन, इन सर्किट शोन अज्यूमिंग द करंट गेन बीटा इक्वल्स टू 100, वीबी इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, व्हाट विल बी द कलेक्टर वोल्टेज वीसी इन वोल्टेज, यानी हमको कलेक्टर वोल्टेज ये निकालना है। गिवन क्या क्या है, वीसी वीसीसी दिया गया है, R1 R2 और RC और RE दिया गया है। तो हमको निकालना है कलेक्टर वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे फॉर्मूले पे चलना है हमको, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ लॉ अगर हमको याद हो आप लोगों को, तो किरचॉफ लॉ से ये एक सर्किट हम लेंगे अलग, इसका एक अलग एनालिसिस करेंगे, और इस पॉइंट का अलग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इन्हीं दोनों से हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कलेक्ट, ये जो पॉइंट होता है इन दोनों को अलग अलग कर देता है, ठीक है। वीसी हमको निकालना नहीं है, हमको इन दोनों के बेसिस पे चलना है। चलो भाई, तो यहां से तो VC इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस ICRC। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो IC होगा और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो IE होगा। चलो इस वाले में देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, VBB की यहां से हम, एक मिनट, VBB नहीं VE, क्योंकि इस वाले से हम करेंगे ना, VE इक्वल टू VBB माइनस IE RE। समथिंग इज रॉन्ग, एक मिनट। तो यहाँ से VE इक्वल टू, हमको ये वाले पे नहीं चलना होगा क्योंकि ये देखो मैं गलत एज्यूम कर लिया, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था। एक मिनट बता रहे हैं आपको हम,
जो हमारी सर्किट लेंगे, क्योंकि ये हमारा VE क्या है, RE से ऊपर में है। यहाँ पे हम अगर यहाँ से हम VE लेते तब फिर हम इसको इंक्लूड करते, अभी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ गए आप? इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी हमारे पास सिर्फ ये वाला ही पार्ट लेंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक का ही पार्ट लेंगे। इसी वजह से हमारा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, VE इक्वल टू VBB माइनस VBE। ठीक है, VBE कौन होता है, ये वाला वोल्टेज, ये है VBE, ये हमारा VBB, और ये यहां से होता है VBB, यहां से होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा VBB, वो इस पे और इस दोनों के बराबर होएगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो VB इक्वल टू VE प्लस VBE हो जाएगा। अच्छा, अब आगे, अब यहां से हमको IC अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब IC निकालने के लिए हमको VE अगर पता चल जाएगा, ठीक है, VE यानी इमीटर वोल्टेज, और वो होगा इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि हम जो वोल्टेज नापेंगे वो यहां से इसके बीच में नापेंगे। ठीक है, तो ये यही तो होएगा, यही इतना तो होएगा भाई, यानी VE हमको पता चल जाए तो हम IC इक्वल टू क्या कर लेंगे, फिर IE इज नियरली इक्वल टू IC और VE बाई RE। तो VE निकाल लें। अब VE निकालने के लिए VBE दिया है, VBB हमको निकालना है। तो VBB के लिए ये है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, बेस वोल्टेज हमको निकालना है। तो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग में VBB जो होता है R2 बाई, यानी ये R2, क्योंकि हम इसको इसके थ्रू निकाल रहे हैं ना, R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा बेस वोल्टेज का फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में तो भाई R2 कितना है, अब सब हम फार्मूला सब कुछ हो चुका है, अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो R2 कितना है, 50 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 100 किलो ओम, 100 इंटू 10⁻³ प्लस 50 इंटू 10⁻³ इंटू 15, यानी 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 150 इंटू 10⁻³ इंटू 15। तो ये 5 कटा, ये इसे कट गया, तो बचेगा कितना, 5 वोल्ट। ठीक है, VBB हमारा कितना आया, 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से VBB इक्वल टू 5 वोल्ट। तो VE इक्वल टू दिस इम्प्लाइज VE इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से हम निकाल लेते हैं अब। तो 5 माइनस 0.7, तो ये कितना हो जाएगा, 4.3 वोल्ट। VBB निकल गया, VE। तो अब IC हम निकाल लें। तो IC इक्वल टू हम यहाँ से देखे हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा, VE अपॉन RE। तो VE कितना है, 4.3 अपॉन में RE कितना है, RE की वैल्यू है 3.3 किलो ओम, दिया गया है ऊपर, 3.3 इंटू 10⁻³। अब इसको कैलकुलेट कर लें हम लोग। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, 33 में से कितना जगह, ये अगर हम इसको घटा दें तो 0 और ये 1, फिर ये 33, हाँ 1.3, ये कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1.3 मिली एम्पियर। ये IC निकल गया। अब VC हम निकाल लेंगे एकदम आराम से। ठीक है, तो VC इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू RC कितना है, 4.7 इंटू 10⁻³
10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट। तो अब बचेगा क्या, तो 15 माइनस 4.7 इंटू 1.3, 93 और ये कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 और 52 कितना हो जाएगा 61, 6.11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8.9 वोल्टेज के अप्रॉक्स, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था और इस पे क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि लगभग कई फार्मूले हम यहाँ से डिस्कस कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कई फार्मूलों को डिस्कस हमने कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब क्या है, इन द xy प्लेन अ वेक्टर इज गिवन बाय f xy इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, ये वेक्टर दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डेल क्रॉस ऑफ f, डेल क्रॉस f थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2, इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है 2 है। सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज, ओरिजिन पे सेंटर्ड है, तो अब ये कितना होएगा, तो ठीक है सॉल्व करते हैं भाई। अब सबसे पहले क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक है, और हमको निकालना है डेल क्रॉस एफ, वी हैव टू फाइंड आउट डेल क्रॉस एफ। अब ऐसे केस में क्योंकि हमको दिया गया है एफ और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये सर्कुलर, यानी यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरी तरीके से हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया गया है, ठीक है, रेडियस दे दिया गया है। हालांकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको हम कर सकते तो हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करेंगे। जब रेडियस दे दिया गया है तो हम ये जानते हैं x इक्वल्स टू, अगर सर्कुलर को कार्टेशियन में रखेंगे तो ये r cos थीटा और y इक्वल्स टू होता है r sin थीटा, यानी यहाँ पे 2 cos थीटा और यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 sin थीटा, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें तो ठीक है। अब हमको डेल क्रॉस एफ करना है, डेल क्रॉस एफ, तो चलो पहले इन सबकी वैल्यूज हम पुटअप कर लेते हैं, उसके बाद कर देंगे, वो भी कार्य कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डेल क्रॉस एफ, यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे सबको वैल्यू पुटअप करके और हम सर्कुलर लूप वाले का, यानी हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम सीधे सीधे डेल क्रॉस एफ ही कर लें या फिर हम यहाँ पे थ्योरम लगा दें स्टोक्स का। स्टोक्स का थ्योरम लगाएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी अगर इसको डायरेक्ट हम करेंगे तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन इसी बेसिस पे करेंगे तब, क्योंकि x की जगह पे ये सारी चीज पुटअप कर लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो डेल क्रॉस एफ, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाता है, ये डेल क्रॉस एफ डी ए डॉट डी ए, ये लाइन इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, ठीक है, एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब ये हमारा बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, तो डी आर कितना हो जाएगा, डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, यानी आई की जगह पे एक्स कैप लिख ले हम क्योंकि उसमें एक्स और वाई के टर्म में दिया गया है, और डी वाई वाई कैप। तो यहां से हो जाएगा क्या, 2 cos थीटा है तो माइनस साइन थीटा, एक्स कैप प्लस 2 साइन थीटा है तो वो क्या हो जाएगा cos थीटा वाई कैप, ठीक है, पुटअप कर लेते हैं।
तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से एफ वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2 साइन थीटा एक्स कैप प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा वाई कैप अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में 4। चलो, डॉट डी आर, डी आर की वैल्यू कितनी है, ये हम माइनस क्या है, चलो ये क्या है भाई, बार बार लाइन आ जा रहा है, अब ठीक है। डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा एक्स कैप प्लस 2 कॉस थीटा वाई कैप। ठीक है, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 और ये क्या हो जाएगा -4 में, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ये एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ होएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ये प्लस में हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, और ये यहाँ से चल ही रहा है ऐसे, और ये यहाँ पे डी थीटा, डी थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। ये बचा कितना, ये कितना बचा भाई, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 डी थीटा। अब यहाँ से हम 0 से 2 पाई के बीच में एक जाएंगे तो एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन होएगा वो होएगा r 0 to 2 पाई, यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 पाई, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन का लेवल ठीक है भाई कि नहीं, बता दीजिएगा, जैसा भी होगा आपको लगता है क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है। टोटल नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल, NaCl आयन पर यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो NaCl जो क्रिस्टल होता है भाई वो होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। अब जब FCC है तो FCC में भाई अगर आपको ध्यान हो, बीच में क्या रहेगा, एक कोने कोने में सब रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये कुल मिला करके देखा जाए तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, NaCl में FCC में पर एक यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं। अच्छा भाई, अब आगे का क्वेश्चन इसको देखते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया क्या गया है, वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमको निकालनी है, तो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, ये दिया गया है। यहाँ पे भी हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल क्रॉस V डॉट डी ए, ये क्या हो जाएगा V डॉट डी एल। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें हम, इसका कांड कर दें। चलो ठीक है, यहाँ पे अब हम इसके साथ कर लेते हैं, तो डेल क्रॉस V, तो यहाँ से डेल क्रॉस V I J और K, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे।
ये डेल बाई डेल एक्स, ये डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा 2x 2 है, फिर ये y की जगह y वाले y जेड स्क्वायर 3y प्लस जेड स्क्वायर। अब i को लेंगे तो बाकी दोनों को हम, तो यहाँ से हो जाएगा डेल बाई डेल वाई 3y प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस जे कैप। जे कैप के साथ अगर करेंगे तब क्या हो जाएगा, यानी ये वाला तो बचेगा डेल बाई डेल एक्स 3y प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे डेल बाई डेल जेड 2, फिर प्लस के के साथ के कैप, के साथ करेंगे तब डेल बाई डेल एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 2, यानी ये दोनों तो हो जाएंगे जीरो, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई टर्म मैच कर ही नहीं रहे, सिर्फ हमारा आई कैप वाला बचेगा। तो डेल क्रॉस वी, तो वो यहाँ से आई कैप, ये कितना बचेगा भाई 3, डेल बाई डेल वाई 3, जेड के साथ में जीरो ही हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा भाई वाई, ये किसके साथ जाएगा तब जेड है, तो यहाँ पे वाई 2y जेड, ठीक है, ये बचा डेल क्रॉस वी और डॉट डी ए कर दे, ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। अब डी ए, ये जो होता है डी एक्स डी वाई, ये के कैप प्लस डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डी जेड डी एक्स जे कैप, यानी आई कैप के साथ ये वाला आई कैप वाला यही है, तो सिर्फ आई कैप वाला साथ में रहेगा, क्योंकि आई कैप ही सिर्फ आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 2y, 3 प्लस नहीं है 3 माइनस है 2y जेड और ये डी वाई डी जेड, ठीक है। अब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे केस में हम लोग एक काम ये यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से फंस गया, क्योंकि इसमें y और z दोनों आ गए हैं, ठीक है, और y और z दोनों जब आ गए हैं तो ऐसे केस में अब फंसे नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कन्वर्ट कर लें, पोलर में कन्वर्ट कर लें, स्फेरिकल नहीं पोलर में, ठीक है, पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ डी थीटा और डी आर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा भाई, यहां से y और z के टर्म में है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y और z है सिर्फ, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा r cos थीटा और ये वाला हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग कर सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। चलो, तो 3 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया गया है तो उसके वजह से हम लोग ऐसा करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में जाएगा, ठीक है, इसको भी हमको इंक्लूड करके चलना है, और यहाँ पे ऐसा और ये कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये चीज ना रहता
ये वाला तब इसको ही डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फंसाएगा। सर्कुलर बोल दी, सर्कुलर टाइप में है तो हमको पोलर में चेंज कर लेंगे। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? आर स्क्वायर कर दिया, आर डी आर डी थीटा, और यहाँ पे ये 2 मिस कर गया था। चलो ये लिमिट जा रहा है 0 टू पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके लिए यहां से हमारा एक चीज कन्वर्ट हो जाएगा 3 आर डी थीटा। ठीक है, माइनस 2 नहीं, ये आर स्क्वायर साइन 2 थीटा आर क्यूब होगा, साइन 2 थीटा क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई ये वजह का, साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा डी आर। ठीक है, अब यहां से सॉल्व आसानी से, चलो यहीं से वो दिखता रहे आपको। अच्छा, अब इस वाले को हम लोग 3 है कांस्टेंट, पहले आर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर डी थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे। 0 टू पाई बाई 2 के बीच में ही रहेगा, 0 टू पाई बाई 2 दोनों हैं, तो यहाँ से 3 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आर है 0 टू 1 के बीच में, तो यहाँ पे लिमिट 0 टू 1, और डी थीटा है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में, तो थीटा 0 टू पाई बाई 2 के बीच में, माइनस में इसका अगर करेंगे तो r पावर 4 बाई 4 0 टू 4 बाई 4 0 टू 1, और ये हो जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा होगा, 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये क्यों बार बार ऐसा कर रहा है यार, 2 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 के बीच। अब काम खत्म। अब यहाँ से ये हो जाएगा, ये आ जाएगा r की वैल्यू 1 बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 1 बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 बाई 2 आ जाएगा, बाई 2 ही आ जाएगा, 1 बाई 2। cos 0 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये cos 90 0, तो 1 बाई 2। ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 आएगा, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये 2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 को कॉमन कर लो, तो 3 पाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन ये काफी लंबा क्वेश्चन था यार। चलो अच्छा, इसमें ये छोटा क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
म्यू इन, म्यू पी, म्यू एन रिस्पेक्टिवली। देन क्रमशः किस तरीके से होंगे, तो इसमें एक ध्यान रखो कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो वन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो जी क्यू बाई 2m, यस स्पिन, जहाँ पे जी जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, क्यू यानी चार्ज, एम यानी मास। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे कम मास कितना है किसका, इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर न्यूट्रॉन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन एज वेल एज यूनिटरी। हर्मिशियन और यूनिटरी दोनों हो, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है इनमें से। तो सबसे पहले हर्मिशियन अगर चेक करना हो तो हर्मिशियन के लिए क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम क्या कर दें, डैगर कर दें। डैगर यानी ट्रांसपोज और कंजुगेट, यानी कंजुगेट ट्रांसपोज हम कर दें तो वो हमारा हर्मिशियन हो जाता है। तो यूनिटरी के लिए क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए होता है कंडीशन, यूनिटरी मैट्रिक्स जो रहेगा वो मैट्रिक्स और उसका डैगर यानी कंजुगेट ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं भाई कौन सा हर्मिशियन है। ठीक है, तो हर्मिशियन ये भी है, दिख रहा है। ठीक है, ये हर्मिशियन नहीं है, ये भी हर्मिशियन है और ये भी हर्मिशियन, 3 हर्मिशियन है, एक हर्मिशियन नहीं है, क्योंकि इसका कंजुगेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज नहीं होएगा। यानी चलो, तो यहाँ से U ट्रांसपोज अगर करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस आई 0, इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि कंजुगेट ट्रांसपोज सेम ही हो रहा है, यानी यू और यू का मल्टीप्लिकेशन 0 आई माइनस आई 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये रो और ये कॉलम। ठीक है, 0 प्लस 1, 0 0 0 प्लस 1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और कोई मैच नहीं करेगा, न ही हर्मिशियन भले हैं ये सब लेकिन ये यूनिटरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलो ठीक है, इसमें आते हैं भाई डिजिटल वाले, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है, A1 B इक्वल्स टू 0, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या क्या आंसर आएगा तो सबसे पहले और गेट में क्या होता है, A प्लस बी हो जाता है, और एंड गेट क्या होता है, A डॉट बी हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, A प्लस बी, क्योंकि एक 0 है एक 1 है। इसके केस में ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक खुद 0 है, यानी यहाँ पे हमको 1 मिला और यहाँ पे 0 मिला। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तब भी ये 1 ही आएगा, और इस वाले में अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, एक ठो 0 है तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे एक 0 है तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे एक ठो 1 है तो 0 चाहे जो रहे 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। इसको और भी तरीका है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये सबसे सही तरीका है, आप यहाँ से सीधे सीधे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको थोड़ा रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। चलो इसमें आते हैं भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेव है, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है 0 से इनफाइनाइट, यानी यहाँ से ये इनफाइनाइटली मूव कर रहा है, यानी और यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी की एक्सिस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की एक्सिस है, इस बात का ध्यान रखो आप। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इस केस में द पार्टिकल इज सिस्टमेटिकली शोन इन द फिगर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल जो है वो क्रॉस कर चुका है, और क्रॉस करने के साथ वो पूरा का पूरा मूव करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इस केस में जो होएगा
यानी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो हमारा लो है पार्टिकल की एनर्जी के कंपैरिजन में। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल हमारा कांस्टेंट है, यानी इसमें हमारा यहाँ पे आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही होएगा। बात समझ रहे हो आप? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें चलते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, अ गैस a gas consists of particles each moving 3 translational and 3 rotational degree of freedom. The ratio of specific heat Cp Cv is, ठीक है, Cp एंड Cv निकालना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखो, रोटेशनल ट्रांसलेशनल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, हम सबसे पहले ये इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3/2 kT प्लस ट्रांसलेशनल कितना है, 3 है। ठीक है, 3/2, ये कितना हो जाएगा, kT। अच्छा, इसके साथ वाइब्रेशनल वाला भी होता है, और वाइब्रेशनल का हमेशा ध्यान रखो, वो डायरेक्ट ऐड होता है, उसमें हम बाई 2 नहीं करते। ठीक है, चलो, वाइब्रेशनल यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम ऐसे चलेंगे, तो यानी यह क्या उतना हो जाएगा, 3 kT के बराबर। ठीक है, अब यहां से एक ध्यान रखो, Cp और Cv, Cv इसको टू हो जाता है क्या भाई, ये कितना हो जाता है, जितना हमारा आया है, ठीक है, डेल यू बाई डेल टी हो जाता है सीधे। ठीक है, ये क्या कौन हो जाता है, Cp। ठीक है, यहाँ पे डेल यू बाई डेल टी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3r के बराबर, क्योंकि यहाँ से k को अगर हम करेंगे तो वो r में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, kBT, क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, 3RT हो जाएगा। ठीक है, अब Cp जो होता है इससे एक ज्यादा होता है, हमेशा Cp हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4r, तो Cp बाई Cv, तो 4/3, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। अब यहां पे चलते हैं भाई, सपोज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज नॉन जीरो and is given as del dot B is equals to mu naught rho f, where mu naught is the permeability of vacuum, rho m is the magnetic charge density. If corresponding magnetic current density Jm, then curl of del cross E of electric field is। अच्छा, हमको डेल क्रॉस ई निकालना है। चलो भाई, तो डेल क्रॉस ई, ये अगर मैक्सवेल का इक्वेशन अगर याद हो आपको, तो माइनस ऑफ डेल बाई डेल बी बाई डेल टी होता है। ठीक है, ये होता है डेल बी बाई डेल टी, ये टाइम होता है, सॉरी। ठीक है, अब हमको और क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी या चार्ज कंजर्वेशन, तो डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ये अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर याद हो आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हम रो एम कर लेते हैं और इसको जो एम कर लेते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक के लिए हो गया, मैग्नेटिक का दिया गया है डेल डॉट बी इक्वल टू इतना दिया गया है, हमको इसका दोनों तरफ क्या कर दें, हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, डाइवर्जेंस ले लें। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल डॉट डेल बी बाई डेल टी। अच्छा, ये तो 0 होता है। ठीक है, तो हम ये इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो यहां से अगर देखा जाए
तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी डेल डॉट बी, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और डेल डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है म्यू नॉट रो एम, ठीक है। यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी म्यू नॉट रो एम, ठीक है। यानी ये हम कह सकते हैं म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी, ये हमारा यहां से निकल के आ गया। अच्छा, अब यहां से हमको दिख गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, कितनी हो जाएगी भाई, माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस में ये इस तरफ जाएगा तो डेल रो बाई ये डेल डॉट जे एम के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं ये माइनस, यानी ये म्यू नॉट डेल डॉट जे एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, क्योंकि यहां से डेल क्रॉस ई के, माइनस ऑफ डेल डॉट, ये कितना हो जाएगा, डेल बी बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, माइनस में फिर से ये हो जाएगा म्यू नॉट डेल डॉट जे एम, ठीक है। तो ये डेल क्रॉस ई के बराबर, ये डेल डॉट डेल क्रॉस ई, यानी यहां से हमारा निकल के आ जाएगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस में डेल बी बाई डेल टी माइनस म्यू नॉट जे एम, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, समझ गए आप। चलो, इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ फ्री स्पेस वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। देयर इज एन एयर गैप ऑफ हाइट डी बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इच। इस केस में यहाँ पे यहाँ के भी ये दिया गया है, डी डिस्टेंस दे दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, 2D फॉर्मूला होता है आपका, हाँ, लैम्डा बाई 2 प्लस 2D इक्वल टू एक्चुअल पाथ डिफरेंस यानी एन लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो हमको सेंट्रल फ्रिंज हमको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे जो डी है वो सेंट्रल फ्रिंज रहेगा, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल फ्रिंज के लिए एक चीज ये भी ध्यान रखें कि एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 फॉर सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस 2D और ये लैम्डा। अब यहां से क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे डी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आ जाएगा, और 580 बाई 4 यानी ये 145 नहीं आएगा, हाँ, कट करके देखो, ये माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये डी इन माइक्रोमीटर, ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो भाई आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक कंटेनर दिया गया है, अ कंटेनर ऑक्युपाइड बाई
फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। क्या है? नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इफ दे obeying Fermi Dirac, Bose-Einstein and Maxwell-Boltzmann statistics। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान की भी स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। द प्रेशर इन द कंटेनर इज पीएफबी, पीबीई एंड पीएमबी रिस्पेक्टिवली। तो इस केस में जो प्रेशर होएगा वो किस तरीके से होएगा? फर्मी डायराक वाले में सबसे ज्यादा होएगा कि बोस आइंस्टीन में कि एमबी में, यानी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके लिए क्या हो जाता है, पीवी इक्वल्स टू, अगर हम मैक्सवेल की बात करते हैं तो पीवी इक्वल्स टू एन के टी होता है। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, वो हमारा आइडियल वाला चलता है। ये मैक्सवेल के लिए, एमबी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अब हमारा क्या हो जाता होता है बीई के लिए, ये हो जाता है पीवी इक्वल्स टू एन के टी 1 माइनस पाई पावर 3/2 रो एच क्यूब अपॉन एम के टी, ये 1 माइनस में। और एफ डी के केस में क्या हो जाता है, पीवी इक्वल्स टू एन के टी 1 प्लस पाई पावर 3/2 रो एच क्यूब बाई एम के टी पावर 3/2, यहाँ पावर 3/2 कर लो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एन के टी यहाँ पे भी है, एन के टी यहाँ पे भी है और एन के टी यहाँ पे भी है। तो सबसे कम कौन सा होएगा? सबसे कम तो ये होएगा बीई का, क्योंकि माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा होएगा मीडियम में। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा पहला है। ठीक है अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल, ये यहाँ पे दिया गया है। और इनफाइनाइट, इसके अंदर में तो ये दिया गया है 0, इसके बाहर इनफाइनाइट है। ई एंड साई ई बी द ग्राउंड स्टेट, ई एंड साई ई बी द ग्राउंड स्टेट, यानी ए इलेक्ट्रॉन का फंक्शन है, एनर्जी एंड वेव फंक्शन respectively. If electron is trapped in the well, similarly let E mu and psi mu be the corresponding quantities of mu on mu is trapped in the well. Choose. सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, और जो एनर्जी होती है, अगर आपको याद हो तो ये होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन में ये क्या होता है 8 ml। ठीक है, यानी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मास के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम अभी पहले भी देखे हैं, भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। मास जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में हमारा पहले मास वाला देख लेते हैं। तो मास के केस में दो हमारा फॉलो कर रहा है, एक तो ये वाला फॉलो कर रहा है और एक ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि मास इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन वाले का भी मास कम है और म्यूऑन वाले का भी मास कम है, एनर्जी। सॉरी, ये जो ऑप्शन नंबर 3 में म्यूऑन का भी एनर्जी कम है और ऑप्शन नंबर 4 में भी म्यूऑन की एनर्जी कम है। तो ऐसे केस में यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोल दिया है, ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये हमारा वेव फंक्शन नहीं होता है, ये वेव फंक्शन नहीं होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करिएगा।
चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है, E इज इक्वल टू, ये इसके फॉर्म में दे दिया गया है। चलो भाई, तो अब क्या है, देन वैल्यू ऑफ A, यहां पे A की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, A की। चलो भाई, तो A की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो क्या होता है, K डॉट E इज इक्वल टू 0, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, अगर आपको ये ध्यान हो इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होता है कि ये E और ये B हमारा, तो K और E हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से K डॉट E इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, K डॉट E इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे K और E को सीधे रिप्रेजेंट करेंगे। तो K की वैल्यू कितनी है, होता क्या है, E इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है फॉर्मूला। तो यहां से K इक्वल टू ए एक्स माइनस 600 वाई कैप, ठीक है, ये कैप में है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो अब K डॉट E कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म हमारा हट जाएगा, क्योंकि K डॉट E इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम सिर्फ इतना इसी टर्म को लेके चलते हैं। तो 4x कैप प्लस 3y कैप और डॉट में ए एक्स कैप माइनस 600 वाई कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, छत्रिक 1800, a इक्वल टू 1800 बाई 4, कट कर दें तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आएगा, 4 चौक 16, 450, ठीक है, 450 माइनस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस में ही तो आ रहा है ना हमारा, हाँ प्लस में आएगा ना, माइनस प्लस का झंझट क्यों। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, which of the following types of motion may be represented by trajectory ax square plus bx plus c, ऐसा दिया गया है। तो अब कौन सा इसमें फॉलो करेगा, सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेजेक्ट्री। अगर आपको ध्यान हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होगा नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा नहीं, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन ये भी नहीं होएगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर्कुलर इक्वेशन आता है, एक सर्कल का इक्वेशन आएगा, ये दोनों में इक्वेशन लगभग सेम आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, ये किसका आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये क्या आएगा, सर्कल टाइप का, ठीक है, ये पीरियडिक आएगा, और ये न तो पीरियडिक है, न स्ट्रेट लाइन है और न ही सर्कल है, यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 बाइनरी नंबर्स 1011, चलो, तो इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 2 पावर जितने हैं उतने हम 2 लिख लेते हैं, 5 है इसमें, 5 2 7 है, ठीक है, तो 2 2 2 2 5 हो गया, पॉइंट लगा दिया 2 और 2। अच्छा, जो पॉइंट से पहले वाला है यानी इस तरफ वाला है, यहां से 0 स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, इसमें क्या करते हैं, सीधे यहां से हम -1, यहीं से -1 और -2 ऐसे पिकअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले का देखते हैं, तो इस वाले में क्या आ जाएगा भाई,
और जो जीरो के टर्म में रहेगा यानी 1 0 1 1 0, जो जो जीरो का आएगा वो कैंसिल आउट, ठीक है। यानी 2 + 4 + 0 + 16 पॉइंट में ये कितना हो जाएगा, जो जीरो का है वो हट जाएगा, यानी सिर्फ ये 1 0 ये वाला हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कौन सा 1/2 यानी 0.5, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले में भी क्या है, 16 + 8 + 0 + 4 + 0 + ये पॉइंट, ये 0.25 आ जाएगा। थर्ड वाले का देख लेते हैं, 16 + 0 + 4 + 0 सॉरी, एक मिनट क्या हो गया, 16 + 4 + 0 + 1, ठीक है। और ये प्लस में 0.75, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 70.50। क्या गड़बड़ कर दिया भाई, लास्ट वाला देखो गड़बड़ कर दिया मैं। लास्ट वाले में क्या है 16 8 4 2 और ये 1, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलो भाई, यानी ये +0 +1 इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 70.50, पूरा ऐड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 घंटे तो हो गए यार, पता भी नहीं चला। चलो, सपोज दैट there is a dispersive medium whose refractive index depends on the wavelength as given by n lambda, और ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलो भाई, इस केस में ऐसे में हम लोग क्या करेंगे भाई, the value of lambda at which group and phase velocities will be same। यहां पे ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है लैम्डा के टर्म में, ग्रुप और फेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगी, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड dn/d लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि उस लैम्डा पे ही ये चीज होएगा, ठीक है। तो हम लोग ये काम कर लेते हैं, dn/d लैम्डा सीधे सीधे कुछ नहीं इधर उधर, ठीक है। तो dn/d लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहां से क्या कर लेते हैं भाई, dn/d लैम्डा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -2a लैम्डा क्यूब माइनस इसका करेंगे -4b लैम्डा पावर 5 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा -2a लैम्डा क्यूब इक्वल टू -4b लैम्डा पावर 5। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये लैम्डा स्क्वायर बचेगा, उसको इस तरफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई 2a, यानी ये क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू √2b/a। ऑप्शन नंबर कौन सा है 1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटे हो चुके हैं। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।